बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इम्पेरेटिव और ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ को डिस्कस किया था। उसका इंट्रोडक्शन जो है हमने पढ़ा था, तो उसके फीचर्स ऑफ इम्पेरेटिव थ्योरी वो पढ़े थे हमने। इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, जिसके फीचर्स में उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टन पॉजिटिव लॉ है थ्री मेन फीचर्स। तो उसमें सबसे पहले था कमांड, क्योंकि किसी भी कानून के लिए कमांड की ज़रूरत होती है, और वो कमांड जो है एक सवरेन अथॉरिटी के ज़रिए से ही हासिल की जाती है जिसके पास पावर हो। उसमें पहला था कमांड और दूसरा था सॉवरेन। तीसरा इसमें था सैंक्शन, उसको नाफिजुल अमल करवाना। तो ये उसका बेसिक जो फीचर्स थे इम्पेरेटिव थ्योरी के, ये तीन फीचर्स थे। तो जो हमने कल लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे, आज हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करने हैं इस थ्योरी के। कि इसमें उन्होंने ये बताया था कि एक कानून के लिए कमांड होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन किसकी तरफ से हो? वो किसी सवरेन पावर की तरफ से। एक बंदे के पास पावर हो जो कि वो कमांड दे और उसको जो है नाफिजुल अमल किया जा सके, पब्लिक के ऊपर जो है उसको लागू किया जा सके। तो ये एक थ्योरी थी, छोटी सी। तो अब इसके मेरिट्स हैं, मेरिट्स हम देखते हैं, मेरिट्स ऑफ थ्योरी। मेरिट्स ऑफ थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने बताया कि इट इज एप्लीकेबल टू मॉडर्न सोसाइटी। ये एप्लीकेबल है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। एप्लीकेबल टू applicable to modern societies or suitable for all system। नंबर 2 है suitable for all system। ये हर सिस्टम के लिए जो है ये थ्योरी जो है सूटेबल है। ये जो हमने कल डिस्कस की थी इम्पेरेटिव थ्योरी। तो इट प्रेजेंट लॉ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसने कानून को एक सादा से तरीके से प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट लॉ इन सिंपल फॉर्म। कानून को जो है इसने सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया, आसान तरीके से। इसमें कोई मुश्किल नहीं बताएंगे कि कानून को लागू करना कोई मुश्किल काम है। तो नंबर 4 पे है इसके चौथा जो मेरिट्स है, इसका मेरिट्स ऑफ थ्योरी में इसका 4 जो पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन। ये प्रोवाइड करती है comprehensive definition। comprehensive definition of law है ये कि
कानून की तारीफ के लिए ये थ्योरी जो है उसके ये कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है। ये जो थ्योरी है उन्होंने बता दिया कि कानून क्या है बेसिकली। तो ये इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल उन्होंने बता दिया है कि कानून जो है इंपेरेटिव थ्योरी के जो तीन फीचर्स थे उसके ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए इसको उन्होंने कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन भी कह दिया कि ये कानून की कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं ये थ्योरी जो है। तो अब इसके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ आगे चल के। तो हमारा ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, क्रिटिसिज्म और डिमेरिट्स ऑफ थ्योरी। तो इस थ्योरी के जो डिमेरिट्स थे वो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। डिमेरिट्स ऑफ थ्योरी, ये इसके मेरिट्स थे जिसमें उन्होंने चार ही सिर्फ बताए हैं कि ये चार जो है इसके मेरिट्स हैं। तो अब डिमेरिट्स हम इसके पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म और डिमेरिट्स। Demerit. Criticism or demerits of theory. तो ऑस्टन्स थ्योरी लॉ हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन मेनी ग्राउंड्स। तो उसको कई ग्राउंड्स के ऊपर जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया। उनमें सबसे पहला जो ग्राउंड बताया गया कि लॉ बिफोर स्टेट, इसको लॉ बिफोर स्टेट बताया गया है कि एक स्टेट बनती है उससे पहले का ही कानून जो है बना देना। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ इज अ प्रायर टू एंड independent of political authority and enforcement. A state enforce it because it is already law. तो इसको उन्होंने कह दिया कि ऑलरेडी इसको कानून का दर्जा पहले मिल जाता है और स्टेट्स बाद में इसको इन्फोर्स करती हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं है। दैट इट बिकम्स लॉ बिकॉज स्टेट इन्फोर्स इट, ये उस टाइम होना चाहिए जब इसको स्टेट इन्फोर्स करे। ये पहले से नाफिज अमल ना हो, जब स्टेट चाहे तो उस टाइम इसको इन्फोर्स करे। ये शुरू से कोई डायरेक्शन दे दे कि ये जी आप लोगों ने करते रहना और स्टेट को बाद में पता चले कि ये कानून कहाँ से आया। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ वो उन्होंने इस उसके साथ या हेडिंग्स के साथ शुरू किया कि लॉ बिफोर स्टेट, कि कानून को पहले बनाना है और स्टेट को बाद में बताना है। ये भी बात ठीक नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो है इसको उन्होंने बताया कि एक गनमैन लॉ है। गनमैन लॉ कैसे है ये हम देखते हैं कि इसको कैसे उन्होंने इस थ्योरी को गनमैन लॉ का नाम दिया है। Some have criticized the positive theory of law as a theory of gunman. तो ये गनमैन की तरह की थ्योरी है कि कोई आपके ऊपर गन लेके आए, as it makes no real distinction between a law and the command of a bank robber. तो उन्होंने कहा कि इसमें और बैंक रॉबरी करने वाले गनमैन में कोई फर्क नहीं है। Who points his gun, जो कि अपनी गन को जो है उठा के ले आता है at the bank clerk and order him to give him money. तो उन्होंने इस इंपेरेटिव थ्योरी को कहा है कि ये गनमैन लॉ है, कोई भी बंदा है और आपको ऊपर गन उठाए और कहेंगे ये काम करो तो आपको करना मजबूरी बन जाएगा। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए लोगों की जिसमें अपनी वो राय भी शामिल हो, वो इस चीज को पसंद भी करेंगे वाकई ये कानून अच्छा है और हमें इसको जो है आगे चलाना चाहिए। तो ऐसा कोई कानून ना होंगे वो फौरन आए उठा देंगे, हाँ जी आप लोगों ने ये काम करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने इंपेरेटिव थ्योरी के अंदर इसको डिमेरिट्स में बताया कि ये गवर्नमेंट लॉ है कि फौरन ही बंदों को कह देना कि ठीक है आप ये काम करना शुरू कर दें। इसके बाद तीसरा है जनरलिटी ऑफ लॉ, नंबर 3 पे है। Generality of law according to Austin law is the general rule of conduct, but that is not practicable in every sphere of law. लेकिन ये जो practicable है हर जगह पे नहीं है। A law in the sense of the act of the legislation, तो वो कहते हैं कि कानून जो है
एक लेजिस्लेशन की सेंस के मुताबिक होना चाहिए, मे बी पार्टिकुलर इन दी फुलेस्ट सेंस, फुल सेंस में होना चाहिए ऑफ द वर्ड, वर्ड की अल्फाज की फुल सेंस में होना चाहिए। डाइवोर्स एक्ट इज अ लॉ इवन इफ इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल पर्सन्स। तो डाइवोर्स एक्ट जो है कानून है जो कि हर किसी के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए इसको जर्नल ऑफ लॉ भी कहते हैं, जर्नैलिटी ऑफ लॉ भी है। इसके बाद नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे है प्रोमोलगेशन। प्रोमोलगेशन का मतलब भी नाफिज करना है। According to Austin law is a command and that has to be communicated to the people by whom it is meant to be obeyed or followed. But this is not essential for the validity of the rule of law. तो उन्होंने कहा है कि इसको जो है एसेंशियल करार नहीं दिया जा सकता, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से इसको वैलिड नहीं करार दिया जा सकता। तो इसके बाद नंबर 5 पे है लॉ एज कमांड। नंबर 5 पे है लॉ एज कमांड। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो जो उसकी थ्योरी थी उसमें बताया गया था कि कानून जो है एक कमांड है सॉवरेन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ ए लीगल सिस्टम, लेकिन कानून के बड़े हिस्से में कंसिस्ट ऑफ लॉ इज नीदर कमांड, जिसमें ना ही कोई कमांड है और ना ही फॉरबिड थिंग्स है जो कि डन की गई हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल में कहा कि राइट टू वोट जो है वो एक लॉ एज कमांड नहीं है। वो हर बंदा जो है राइट टू वोट नहीं रखता। कोई बच्चे हैं 18 साल से कम है उनको राइट ऑफ वोट नहीं है, या जिनके पास राइट ऑफ वोट है भी उनके ऊपर कोई डंडा नहीं है कि वो जाएं और अपना इस्तेमाल करें। हर कोई अपनी मर्जी से जाता है, जाके वोट देता है और चुप करके आ जाता है। तो उन्होंने कहा लॉ जो है एज अ कमांड भी नहीं है। इसका ये भी डीमेरिट्स में डाल दिया कि कानून जो है वो भी एक कमांड नहीं है कि आप एक बात कह दें और हर कोई उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल कमांडर, तो इसके अंदर उन्होंने कहा इस थ्योरी के अंदर एक पर्सनल कमांडर की मौजूदगी है। एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल कमांडर नंबर 6 पे है। Existence of personal commander। तो एक पर्सनल कमांडर की मौजूदगी का उन्होंने कहा है कि इसके थ्योरी के अंदर जो है पर्सनल कमांडर की मौजूदगी है। रिटर्न कमांड सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सनल कमांडर इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। आज के लीगल सिस्टम के दौर में इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी कमांडर इन अ पर्सनल सेंस। तो पर्सनल सेंस में इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा हमें। हर चीज के ऊपर राय हो रही है, हर चीज के ऊपर कौमी असेंबली में जो है डिबेट होती है और लोगों को उसके बारे में बता दिया जाता है कि ये कानून बनने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमांडर जो है फौरन ही कोई कमांड दे रहा है। आज के दौर में ऐसा नहीं है। कानून बनने से पहले ही गली और कूचों में वो डिस्कस होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका 6 पार्ट था डीमेरिट्स का कि इसके अंदर जो है पर्सनल कमांडर जो है वो वजूद रखता है। रिफ्यूजल ऑफ प्रेसिडेंट एज लॉ, तो इसके अंदर जो है रिफ्यूजल है प्रेसिडेंट की एज लॉ। तो जो इंग्लिश लॉ है वो ये कहता है कि कुछ पुरानी मिसालों को भी सामने रखना चाहिए जिनको प्रेसिडेंट कहा गया, ओल्ड जो एग्जांपल्स इन लॉज की। जो द बुक ऑफ इंग्लिश लॉ हैज बीन क्रिएटेड बाय द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। जो पुरानी अदालतें जो है फैसले करती आई हैं, इंग्लिश लॉ ने वहां से ही अपना वजूद बनाया है, वहां से ही उसको कानून को इकट्ठा किया गया है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है
refusal of president of law. प्रेसिडेंट कहते हैं पुरानी कानून की मिसालें या पुराने जो है उसमें जो चीजें वजूद में आती रही हैं उनको सामने रखना है, लेकिन इस थ्योरी के अंदर उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ऑफ लॉस का रिफ्यूज किया गया, रिफ्यूजल किया गया। The bulk of English law has been created by the decisions of the court। तो उन्होंने कहा कि कुछ काफी जो कानून है इंग्लिश लॉ जो है, ज्यादातर इंग्लिश लॉ का जो मवाद है वो क्रिएट किया गया है by the decision of the court। To describe the judges as delegate by the positivist is misleading। तो उन्होंने कई जजेस ने कहा कि ये पॉजिटिविस्ट जो है इन्होंने मिसलीड किया है, मिसलीडिंग की है इस थ्योरी के जरिए से। तो इसके बाद नंबर 8 पे है सैंक्शन। कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन इज आल्सो मिसलीडिंग। उन्होंने सैंक्शन का भी जो कंसेप्ट कहा है इस थ्योरी के अंदर वो भी एक मिसलीडिंग का नाम उसको बताया गया कि ये भी एक मिसलीड किया गया पब्लिक के साथ या आम लोगों के साथ या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है ये मिसलीडिंग की गई। कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन इज आल्सो मिसलीडिंग एज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी कंट्री। तो आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी कंट्री के ने ये कंसेप्ट नहीं है कि फौरन ही कोई बात कही जाए और उसके ऊपर फौरन ही अमल करवाया जाए। तो इसको भी आज का मॉडर्न जो है डेमोक्रेसी कंट्री जो है उनकी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कानून के हिसाब से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द सैंक्शन बिहाइंड द लॉ इज नॉट द फोर्स ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने कहा सैंक्शन का मतलब जो है कानून के पीछे ये नहीं है कि वो जो रियासत है जो स्टेट है वो अब आपके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दे। कोई जबरदस्ती नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। बट द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू बाय द सेम। इसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, उनकी इजाजत होनी चाहिए कि वाकई ऐसा कानून जो है मुल्क में लागू किया जाए। तो जो जदीद जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें सबसे पहले अवामी राय जो है वो ली जाती है कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप ब्रिटिश में देखेंगे कि वहाँ पे किसी बात के ऊपर जो है वो शुरू हो जाती है, बैलेटिंग शुरू हो जाती है कि ये काम हुकूमत को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर साल 2 साल में वहाँ पे बैलेटिंग होती है पब्लिक की राय लेने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि सैंक्शन भी जो है ये थ्योरी इंपेरेटिव थ्योरी की जो सैंक्शंस है ये भी जरूरी नहीं है आज के मॉडर्न दौर में, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये भी जरूरी नहीं है कि फौरन ही किसी चीज को नाफिज अमल किया जाए। नंबर 9 पे है, ये भी उसी से मिलता जुलता है, सैंक्शन इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। तो सैंक्शन को उन्होंने कानून का एसेंशियल एलिमेंट नहीं करार दिया। सैंक्शन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ एज इन सिविल लॉ नो सच सैंक्शन इज टू बी फाउंड। तो सिविल लॉ के अंदर वो कहते हैं कि सैंक्शन मिलती ही नहीं है कहीं पे। तो इसके बाद है डिसरिगार्ड ऑफ एथिकल एलिमेंट्स। तो इसी थ्योरी के अंदर उन्होंने कह दिया है कि डिसरिगार्ड किया है इन्होंने एथिकल एलिमेंट्स का, जो या उसका एथिक्स होती हैं इंसान की, उनको जो है अकॉर्डिंग टू सैलमन ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ लॉ इज वन साइडेड एंड इनएडिक्वेट। तो उन्होंने कहा कि वन साइडेड है ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ और ना काफी है। इनएडिक्वेट का मतलब है ना काफी है। इट डिसरिगार्ड्स द मॉरल। इसने मॉरल्स और एथिकल्स एलिमेंट्स ऑफ लॉ को खत्म किया है या कम किया है, डिसरिगार्ड किया है उसका। तो इसके बाद है नंबर 11 पे नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने कहा इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ या ऑस्टन की जो थ्योरी ऑफ लॉ है वो इंटरनेशनल तौर पे एप्लीकेबल नहीं है। हर मुल्क जो है वो किसी के मातहत नहीं है, एक सवरेन अथॉरिटी के अंडर नहीं है पूरी दुनिया। तो वो क्यों किसी की डायरेक्शंस
दूसरा मुल्क जो है किसी की डायरेक्शन जो है लेने पे तैयार हो जाएगा। तो ऑस्टन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। दैट इज टू से दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एन इंपेरेटिव लॉ। तो इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि ये एक इंपेरेटिव लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ एनी सॉवरेन येट इट इज कंसीडर्ड टू बी इसी लॉ बाय ऑल कंसर्न। अच्छा, नंबर 12 पे है, आखिरी पॉइंट है, नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये ऑस्टन डेफिनेशंस ऑफ लॉ डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ which cannot be called command of by sovereign. Constitutional law of a country defines the power of various organs of the state. तो उन्होंने कहा है कि sovereign authority जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक के पास नहीं होती, वो कई लोगों में जो है अथॉरिटी तकसीम की जाती हैं। इसीलिए ये जो है नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता इसी थ्योरी को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मास्टर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर जो थे मेरिट्स और डिमेरिट्स को आज हमने डिस्कस किया है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे।